तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का सेट। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो अभी सेट चल रही है किसके लिए चल रही है, टेक्नीशियन गियर 3 के लिए चल रही है। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज है, पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज जो आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा दोस्त, हीट से यानी कि उष्मा से। ठीक है दोस्त, उष्मा से जितने भी क्वेश्चन अभी तक के आरआरबी ने पूछा है उसको हम यहां पे क्या करेंगे कि एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि उष्मा क्या है, हीट क्या है, कि दोस्त थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इससे जो है अधिकांश क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्त वीडियो को बीच में छोड़ के या स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि दोस्त जान लीजिए इसमें काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो आरआरबी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे, वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं दोस्त फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग कर रखे हैं फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर मार दीजिए फटाफट अभी। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि जो हम सेट में क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आरआरबी जो पूछा है क्वेश्चन हीट से, उसको हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि घन वस्तु में उष्मा का चालन का दर जो होता है वो डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो उष्मा का चालन किस पे निर्भर नहीं करता है, ये हमें देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए घन वस्तु कहने का मतलब क्या होता है कि ठोस वस्तु में जो उष्मा का चालन होता है, उसका दर जो होता है चालन का, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। देख लीजिए पहला नंबर, देखिए पहला नंबर तो ये कह रहा है आपको कि सामग्री की घनता। सामग्री की घनता मतलब क्या होने का, मटेरियल की जो डेंसिटी होती है क्या उस पर डिपेंड नहीं करती है, उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। दोस्त फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। क्या फ्रिक्शन पे उष्मा का चालन जो है डिपेंड नहीं करती है। बाकी ये थर्ड नंबर जो आप देख रहे हैं, सामग्री का जो है उष्मा आयाम है, एम्पलीट्यूड, उस पे भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड किस पे नहीं करती है, घर्षण पे। तो घर्षण मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए इस क्वेश्चन को समझिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई तरल है, पानी के कण है, उसी टेम्परेचर पर जान लीजिए कि आपका क्या है कि बर्फ के कण है। उन दोनों की अगर तुलना किया जाए, पानी के कण की ऊर्जा की और बर्फ के कण की ऊर्जा की, तो पानी के कण की ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, जबकि बर्फ के कण की ऊर्जा जो क्या होता है कि थोड़ा सा निम्न होती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है ये हमें जानना है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ना कि पानी जो होता है वो बर्फ में क्या होता है कि कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो बर्फ क्या करता है कि पानी से उष्मा को कंज्यूम करता है, अपने अंदर चाहे क्या करता है कि अवशोषित करता है। तो कौन कंज्यूम करता है, बर्फ के कण करता है। तो स्वाभाविक है कि उष्मा कंज्यूम कौन करेगा, उष्मा ज्यादा से कम की ओर जाता है, यही हम लोग जानते हैं। तो पानी के कण की ऊर्जा क्या होगा कि ज्यादा होगा, जबकि बर्फ की उष्मा का ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। इसलिए बर्फ की कण जो है उष्मा किससे लेगा, पानी के कण से उष्मा लेकर के कंज्यूम करेगा और वो धीरे धीरे क्या होगा कि बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए पानी का ऊर्जा क्या होता है कि आपका अधिक होता है, पानी के कण की ऊर्जा, और बर्फ के कण की ऊर्जा क्या होता है कि कम होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है कि ताप का अंतर जो कहता है कि मुख्य रूप से कहता है इसमें कि चालन, संवहन, विकिरण से डैश में होता है। तो किस में होता है ये हमें जानना है। देखिए चालन का मुख्य अंतरण जो होता है वो चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों में जो अंतरण आपको देखने के मिलेगा वो कहां देखने के लिए मिलेगा दोस्त, जान लीजिए ये चीजें कि इन चारों ऑप्शनों में से अगर आप देखिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि दोस्त ये थर्ड नंबर क्या, बॉयलर वाले भट्टियों में ये चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों में मुख्य रूप से जो है ताप का अंतरण आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विकिरण द्वारा है उष्मा का स्थानांतरण जो है मुख्य रूप से निर्भर रहता है। तो निर्भर रहता है, किस पे निर्भर रहता है। देखिए विकिरण के द्वारा जो भी सूर्य से जो विकिरण आती है तो उससे उष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो मुख्य रूप से किस पे निर्भर रहती है, ये हमें इसमें कहा जा रहा है। जेईई के एग्जाम में ये दोस्त क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, पहला नंबर इसमें कह रहा है क्या कि इसके ताप पर निर्भर करती है। बिल्कुल उसके टेम्परेचर पर जो है उष्मा का स्थानांतरण चाहे डिपेंड करेगी। ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो ज्यादा स्थानांतरण होगा, कम होगा तो कम होगा, यही ना होता है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कहता है कि पिंड की प्रकृति पे, बिल्कुल पिंड के प्रकृति पे भी डिपेंड करता है। पिंड जो होता है, बॉडी जो होता है वो ठोस है, गैसीय रूप में है या आपका जो है लिक्विड फॉर्म में है, उस पर भी डिपेंड करता है।
तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि इसके पृष्ठ के विस्तार पर, जी पृष्ठ के विस्तार पर भी डिपेंड करती है। पृष्ठ समतल है या खुरखुरा है, समतल है तो ज्यादा जो है उसका क्या होगा कि स्थानांतरण होगा, खुरखुर है रफ है तो क्या होगा कि कम उसका स्थानांतरण होगा, ज्यादा लॉस होगा, यही होता है। मतलब अगर देखा जाए इन तीनों ऑप्शनों, चारों ऑप्शनों में, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डैश तंत्र में क्या कहता है कि तरल पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है कि संचरण करती है। तो देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक के संचरण करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक के अगर संचरण कर चाहिए तो वो संवहनीय संबंधी होता है। जो भी संवहनीय संबंधी होता है तंत्र, उसी में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जो है आना जाना लगा रहता है, संवहनीय संबंधी तंत्र में। ध्यान रखिएगा ये चीजें, क्योंकि संवहन का ही मतलब होता है कि आना जाना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, संवहन संबंधी। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव और गैस में कहता है कि ताप अंतर का जो है मुख्य कारण क्या होता है। देखिए, द्रव का और गैस के दोनों के ताप का मुख्य अंतर क्या होता है। देखिए, द्रव में संवहन और गैसों में संवहन, मेन संवहन के वजह से दोनों के टेम्परेचर में अधिक जो है अंतर पाया जाता है। किसके वजह से, संवहन के वजह से। याद रखिएगा, आरआरबी के जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, संवहन के वजह से द्रव और गैस के ताप में आपको मुख्य अंतर देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है दोस्त कि ऊनी कपड़े क्या करते हैं कि शरीर को जाड़ा के समय में क्या करते हैं कि गर्म रखते हैं। जैसे कि अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊनी कपड़े पहनने से क्या होता है कि हमें जो है शरीर को उष्मा जो है अधिक मिलती रहती है, हमें ठंड महसूस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होती है। देखिए आपको हम ये चीजें बता देते हैं कि ऊनी कपड़े जो होते हैं वो उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, उससे उष्मा क्या होता है कि चालन नहीं हो पाता है। तो शरीर से जितने भी आपका उष्मा जो निकलती है, एनर्जी जो निकलती है, वो उसे बाहर जाने नहीं देती है। ऊनी कपड़े अंदर ही उसे क्या करते हैं कि रोक करके रखती है, जिसकी वजह से ऊनी कपड़े में हमें क्या होती है कि गर्मी महसूस होती है। तो मेन जो है ऊनी कपड़े क्या होता है कि उष्मा का कुचालक होता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या है कि आरआरबी के एसएसई में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर ये पहले आता था फॉर्म, लेकिन अब नहीं आता है, और इंटरनल प्रमोशन की वजह से ये चीजें हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प कहता है इसमें कि उष्णता का कुचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर माना जाता है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, गया है ये क्वेश्चन। तो बैड कंडक्टर हमें जाना है, सबसे खराब कंडक्टर जो उष्मा का कुचालक हो सके, इन चारों में से जानना है हमें। देखिए सबसे खराब कुचालक है, बैड कंडक्टर अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर लकड़ी क्या है आपका कि बैड कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर यह कहा जा रहा है कि दोस्त बोरोसिलिकेट ग्लास का नाम सुने होइएगा, उसका इस्तेमाल जो होता है ना वो बर्तन के माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल उसका किया जाता है। तो क्यों किया जाता है ये हमें जानना है। तो देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है वो क्या होता है कि उष्मा का सबसे अधिक प्रतिरोधक होता है, मतलब उष्मा को रोक करके रखता है वो बोरोसिलिकेट जो होता है सो। ठीक है, जो प्रतिरोध को रोकेगा उसमें क्या होगा कि हीट ज्यादा उत्पन्न होगा। इसीलिए जो है बोरोसिलिकेट का क्या होता है कि इस्तेमाल जो है आपका क्या होता है कि माइक्रोवेव में किया जाता है, क्योंकि वो प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोध को रोक के रखता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या होता है कि ओवन जल्दी हीट हो जाता है। और ओवन को क्या चाहिए कि हाई रेजिस्टेंस चाहिए, ताकि वो जल्दी हीट हो सके और खाना तुरंत बन सके। यही तो ओवन में होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अत्यधिक उष्मा क्या होता है कि प्रतिरोधी होता है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कहता है कि कौन जो है विद्युत का काफी अच्छा चालक है, बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है इन चारों में से। ठीक है, देखिए आपको अगर ऑप्शन देखिएगा इन चारों में से तो आपको सबसे अच्छा सुचालक कौन है, सबसे अच्छा चालक कौन है, कंडक्टर कौन है, बेस्ट कंडक्टर है इन चारों में से। तो इन चारों में से आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये आपका थर्ड नंबर यानी ग्रेफाइट क्या है कि अच्छा चालक माना जाता है इन चारों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए
ग्रेफाइट तो जान लीजिए कि अधातु होता है। अधातु से ऐसे नॉर्मली देखा जाए जनरली तो अधातु से क्या होता है कि करंट प्रवाहित नहीं होता है, धारा उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है कि एक अपवाद में है, जिससे क्या होता है कि अच्छा जो है कंडक्टर है, मतलब कि चालक है, उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती रहती है। तो इसलिए ये जो है कि आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी वस्तु मतलब कि पदार्थ, किसी पदार्थ में कहता है किसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है। देखिए कोई भी पदार्थ में क्या उपस्थित होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, जो मान लीजिए कि लकड़ी हो गया, लकड़ी में क्या होता है कि धारा प्रवाहित नहीं होता है, सूखी लकड़ी हो गया, तो उसमें अगर क्या मौजूद हो जाए जिसकी वजह से उसमें करंट प्रवाहित होने लगे, तो देखिए करंट प्रवाहित होने के लिए सबसे मेनली बात अगर बताते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का होना सबसे बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसमें क्या होगा कि धारा प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद होगा धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो धारा प्रवाहित होने के लिए मेनली रूप से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कहता है कि समानता का पता लगाने के लिए कि इन चारों में से क्या समानता होगा, क्या क्या दे दिया है देख लीजिए। पहला नंबर तो दे दिया है चांदी दे दिया है, तांबा दे दिया, सोना दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया। इन चारों में समानता हमको पता करना है कि इन चारों में से उन चारों के लिए क्या समानता हो सकता है। देखिए सिमिलरिटी की अगर बात कर ले तो पहला नंबर देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। पहला नंबर कहता है कि ये सभी जो है विद्युत रोधी है। नहीं, विद्युत रोधी नहीं है, विद्युत रोधी उसको कहते हैं जिससे करंट प्रवाहित नहीं होती है। अब उन चारों से जो है जान लीजिए कि धारा प्रवाहित होती है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको कहता है कि ये सभी कीमती धातु हैं। सभी कीमती नहीं है, कुछ धातु है इसमें जो कीमती है, जैसे कि सोना चांदी कीमती है, लेकिन अगर एल्युमिनियम की बात कर ले, लोहा की बात कर ले, तांबा की बात कर लेते, उतना कॉस्टली नहीं होता जितना सोना चांदी कॉस्टली होता है। चलिए ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर कहता है क्या कि ये जो है सभी अच्छे सुचालक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी अच्छे सुचालक है, क्योंकि इन सभी से क्या होता है कि करंट प्रवाहित होते हैं, अच्छा से करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये समानता आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर की, ये सभी अच्छे सुचालक माने जाते हैं या सुचालक भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि क्या दे दिया कि किसी ठोस धातु का कहता है कि उसमें चालकता सामान्यतः ताप बढ़ने पर क्या होगा। देखिए कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें क्या होता है कि अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि उस कंडक्टर में, उस चालक में क्या है कि प्रतिरोध की मात्रा ज्यादा है, और जिसमें प्रतिरोध की मात्रा ज्यादा है उसमें धारा कम प्रवाहित होगा। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें क्या होगा कि धारा कम प्रवाहित होगा। ठीक है, जिसमें कम प्रतिरोध होगा उसमें क्या होगा कि धारा अधिक होगा। जैसे कि चांदी हो गया, चांदी में क्या होता है कि 9 के मात्र जो है प्रतिरोध होता है, तो वो जल्दी हीट नहीं होता है। आप मान लीजिए कि एल्युमिनियम हो गया, जल्दी हीट हो जाता है, तो उससे धारा क्या होता है कि मान कम जाता है। ठीक है, कम प्रवाहित होता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो धारा का मान घटेगा। ध्यान रखिएगा, आप टेम्परेचर अगर घट रहा है, मतलब टेम्परेचर 9 के बराबर है, तो अच्छा धारा उसमें से करंट जो है अधिक प्रवाहित होगा, यही होगा। तो इसमें टेम्परेचर कह रहा है इसमें कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा, अगर टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ धारा का मान घट जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि घट जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, और हीट से तो आते ही रहते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि डैश तुलनात्मक रूप से कहता है ऊष्मा का कुचालक है। तो इन चारों में से आप तुलना कीजिए, प्रत्येक एक दूसरे के साथ, आप बताइए कि कौन जो है ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक कौन है, तो चलिए नीचे से पकड़ते हैं। चौथे नंबर में देख लीजिए, चौथे नंबर में आपको क्या दे दिया है कि कॉपर एल्युमिनियम दे दिया है। तो कॉपर भी क्या है कि ऊष्मा का चालक अच्छा है, और एल्युमिनियम भी ऊष्मा का चालक है, दोनों है चालक, ये तो होगा नहीं। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर में आपको कह रहा है कि कॉपर और लोहा, एफी मतलब फेरस, तो ये दोनों से जो है क्या होता है कि ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ऊष्मा इससे अच्छी तरह से प्रवाहित होती है। तीसरा नंबर देख लीजिए दोस्त, तीसरा नंबर आपको कहता है कि एयू, यानी एयू और एजी मतलब कि सोना और चांदी। तो सोना से भी अच्छा जो है आपको जो है ऊष्मा का चालक होता है, और जो है चांदी से भी। फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, पीबी और एचजी। पीबी कहने का मतलब क्या होता है कि लेड मतलब सीसा, और एचजी मतलब पारा। तो लेड जो होता है जान लीजिए कि वो विद्युत का कुचालक होता है, उससे धारा प्रवाहित नहीं होता है, जबकि पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये एक दूसरे को क्या करता है कि तुलनात्मक रूप से जो है कुचालक है। ठीक है, एक चालक है, एक दूसरा कुचालक है। तो फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, तो अगला नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देखिएगा
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा जो है प्रतिरोधक का एक जो है ऊष्मा संवेदनशील जो है प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। संवेदन प्रतिरोधक जो है के रूप में जाना जाता है, मतलब काफी सेंसिटिव जो है रेजिस्टिविटी होता है वो हमें जाना है। तो रेजिस्टिविटी मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो है क्या होता है कि आपका वो भी रेजिस्टिविटी बढ़ने पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटने के साथ जो है उसका रेजिस्टेंस जो होता है घट जाता है। तो वो एक एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो ध्यान रखिए इसमें से किसको लगाया जाता है, तो ये फर्स्ट नंबर थर्मिस्टर, थर्मिस्टर को लगाया जाता है। एक संवेदी जो है प्रतिरोधक माना जाता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही उसका क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि कंट्रोल करने का एक तरह से काम करता है ये थर्मिस्टर जो होता है सो। तो एक संवेदी प्रतिरोधक ये माना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि सौर कुकर के अंदर का रंग किस तरह का होता है ये बताना है। देखिए सौर कुकर के अंदर जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ध्यान रखिएगा ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्योंकि क्या करता है प्रकाश जो सूर्य से आती है उसको ऑब्जर्व करके रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सौर कुकर जो है जल्दी हीट हो जाता है, इसलिए ब्लैक कलर दिया जाता है। आपको पता है कि ब्लैक कलर क्या करता है कि सारे प्रकाश को जो है ऑब्जर्व करने का काम करता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है वो। ठीक है, और जो सारे प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है वो व्हाइट कलर का दिखता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए जो है सौर कुकर के अंदर जो है ब्लैक कलर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह तापमान क्या कहलाता है, वह तापमान क्या कहलाता है जब क्या होता है कि ठोस जो होता है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव से ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए तो वह कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा जिस पे ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है, तो देखिए वह टेम्परेचर जो होता है वो गलनांक कहलाता है। क्या होता है, गलनांक। तो गलनांक पे क्या होता है कि कोई भी ठोस जो होता है वो क्या होता है कि द्रव में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, गलनांक। वह पॉइंट आपका गलनांक वाला कहलाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कहता है कि जिस तापमान पे तरल जो है अपनी ठोस अवस्था में क्या होता है कि परिवर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मतलब कि पानी जो है ठोस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो वो फ्रीजिंग कहलाता है, हिमांक कहलाता है। अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु जो है सो। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि 257 डिग्री सेल्सियस पे जल का भौतिक स्थिति क्या होगा। देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि खोलना शुरू करता है, और 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही आगे बढ़ाते हैं वो पानी क्या होता है कि धीरे धीरे वाष्प में बदलना कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 100 से 100 200 डिग्री ले जाइएगा तो सारा पानी जो होता है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ तो 257 डिग्री की बात कर रहा है, तो पानी पानी में रहेगा नहीं, पानी की जो अवस्था होती है वो गैस फॉर्म में आ जाता है। किसमें, गैसीय अवस्था में आ जाता है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये क्या होगा कि आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, गैसीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये कह रहा है कि हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग, हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग कहता है कि तापमान पर पानी में क्या होता है ना कि पानी जो होता है वो पाइप में क्या होता है कि जम जाता है, जिसकी वजह से पाइप क्या होता है कि फट जाता है। तो इसका कारण क्या होता है। ठीक है, देखिए हिमीकरण मतलब कि जब फ्रीजिंग, पाइप में पानी अगर जम जाए, पानी जो है पाइप में अगर जम जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्त, पाइप जो है फट जाता है। इसका कारण क्या होता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं वैसे एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, जब पानी क्या होता है ना कि पाइप में जमता है तो उसका क्या होता है कि फैलाव होता है। क्या होता है, फैलाव। जमने के बाद क्या होता है कि वो फैलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पाइप जो होता है वो क्रैक कर जाता है। ठीक है, यानी एक्सपेंशन होता है। फैलाव मतलब क्या, एक्सपेंशन, प्रसार होना, ये चीजें होता है। तो एक्सपेंशन की वजह से, प्रसार की वजह से वो फट जाता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जल का वाष्पीकरण होता है, तो जल का वाष्पीकरण जो है किस पे होता है ये हमें जानना है। देखिए जल का वाष्पीकरण आपको पता है कि देखिए जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे ज्यादा वाष्पीकरण होगा, जहां पे कम टेम्परेचर होगा वहां पे कम वाष्पीकरण होगा। लेकिन वाष्पीकरण जो है हर एक पॉइंट पे होगा, वाष्पीकरण हर एक पॉइंट पे होगा, चाहे ज्यादा टेम्परेचर हो चाहे कम टेम्परेचर हो। तो समस्त तापमान पे क्या होता है कि वाष्पीकरण होता रहता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। बहुत ऐसी समझते कि नहीं 0 डिग्री सेल्सियस पे वाष्पीकरण नहीं होता है दोस्त, जितने भी टेम्परेचर हो उतना पे क्या होता है कि उसका वाष्पीकरण होता है। डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है, कम टेम्परेचर होगा कम होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा होगा, लेकिन होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि समस्त तापमान पे जो है वाष्पीकरण होते रहता है। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये कह रहा है कि डैश एक सतही जो है परिघटना है। तो कौन जो है एक सतही परिघटना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एएलपी से लेकर के ग्रुप डी तक के ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सतही परिघटना जो है बाष्पीकरण होता है। क्या होता है? बाष्पीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। बाष्पीकरण क्या है कि एक सतही परिघटना है, क्योंकि क्या होता है ना कि वाष्प जो होता है वो क्या होता है कि जैसे ही उसको हीट मिलना शुरू होता है, सतह पे ही रहता है पानी, तो वो हर टेम्परेचर पे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वेपराइजेशन होते चला जाता है, वो गैसीय फॉर्म में जो है कन्वर्ट होता चला जाता है। तो ये सतही परिघटना कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मिट्टी के बर्तन में क्या है कि जल रखा हुआ रहता है, तो गर्मियों के दिन में क्या होता है कि वह किसके कारण जो है ठंडा महसूस होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिट्टी के घर में रखा हुआ पानी जो है किस वजह से जो है ठंडा रहता है, ये सवाल पूछा जाता है। देखिए आपको बताते हैं कि मिट्टी के घर में जो पानी रहता है वो किसकी वजह से ठंडा होता है, तो जान लीजिए बाष्पन की वजह से, बाष्पन की वजह से या बाष्पीकरण कहिए, उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी के घरे में पानी जो होते हैं वो ठंडा होता है। ठीक है, आपको आंसर जो होगा दोस्त, ये फोर्थ नंबर आंसर होगा, बाष्पन। बाष्पन कहिए या बाष्पीकरण कहिए। अब ये फर्स्ट नंबर ना मार दीजिएगा, बाष्पोत्सर्जन। अब बाष्पीकरण, बाष्पन या ये बाष्पोत्सर्जन में अंतर समझ लीजिए कि बाष्पन क्या होता है या बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, नहीं तो आप जाकर के जाए एग्जाम में ये बाष्पोत्सर्जन ही मार दीजिएगा। देखिए मिट्टी के घरे में जब पानी रहती है तो वहां से जो वाष्प बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वाष्प बनने की प्रक्रिया जो शुरू होती है, जो पानी वहां से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वहां की पॉइंट जो होता है वो बाष्पन होती है। और जब वही वाष्प बन करके हवा में चली जाती है, हवा में उड़ जाती है, तो वो वाष्प उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब उड़ जाना, ये समझ लीजिए, एक समझने के तरीका बता रहे हैं आपको। तो उस वजह से जो उड़ गया, उस वजह से घड़ा में पानी जो है ठंडा नहीं रहता है, बल्कि बाष्पन की वजह से, क्योंकि पानी वहां से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसी की वजह से क्या होता है कि ठंडा रहता है। तो इस पॉइंट को समझिएगा थोड़ा, नहीं तो जाकर बाष्पोत्सर्जन मत मार दीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह कहा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर जो होता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर भी क्या करता है कि बाष्पन के सिद्धांत पे ही काम करता है। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर होगा, बाष्पन के सिद्धांत पे। इंपॉर्टेंट है, बाष्पन कहिए या बाष्पीकरण कहिए, आपको बता ही दिए हैं, उसी के सिद्धांत पे क्या है कि रेफ्रिजरेटर भी काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि गर्मी क्या होता है कि अवशोषित करने के लिए, गर्मी अवशोषित करने के लिए कहता है कि बाष्पीकरण सिद्धांत जो होता है का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है। तो देखिए आपको हम बता दिए हैं कि गर्मी को अवशोषित करने के लिए जो बाष्पीकरण का सिद्धांत है, इससे पहले ही आपको बता दिए हैं कि बाष्पीकरण के सिद्धांत को कौन उपयोग करता है। तो ये फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, जो क्या करता है कि बाष्पीकरण के सिद्धांत पे काम करता है, और रेफ्रिजरेटर ही उसमें प्रयोग किया जाता है बाष्पीकरण में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि गर्मी के मौसम में जब पंखा चलाते हैं तो हमें क्या होता है कि राहत महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए गर्मी के समय में जब पंखा आप चलाइएगा तो आपसे शरीर से जो पसीना निकलती रहती है उसका बाष्पीकरण जो है होता रहता है, और बाहर की हवा जो है आपके शरीर में टच करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि आपको ठंडक महसूस होती रहती है। ठीक है, तो ये बाष्पीकरण की वजह से तेजी से बाष्पन आपके शरीर से होती रहती है, इसी की वजह से। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि पंखे की हवा से हमारा क्या होता है ना कि शरीर में तेजी से क्या होता है कि वाष्प की प्रक्रिया जो है बनती है, अब वाष्प बन करके उड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ठंडा जो है महसूस होती रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि किसी तरल की जो है समान मात्रा के लिए जो है निम्नलिखित में से कहता है कि किसमें जो है प्रक्रिया की गति जो है सबसे धीमी होती है। देखिए इसमें सबसे कम मतलब सबसे धीमी प्रक्रिया इसमें से किसमें होती है। देखिए क्वथन में तो होती नहीं है, क्वथन में प्रक्रिया धीमी नहीं होती है, ये चीजें जान लीजिए। जितना आप मतलब कि क्वथन मतलब कीजिएगा, क्वथन तो मतलब जल्दी ही होता है। वाष्पीकरण की आपके जान लीजिए कि प्रक्रिया जो होता है वो धीमी होती है, क्योंकि वाष्पीकरण काफी लंबे समय तक के चलती है। जैसे कि मान लीजिए कि घर में ही पानी रखा हुआ है, एक घड़ा पानी रख दीजिए और उसको जो है वाष्पीकरण होने में कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है काफी लेंदी होता है, काफी जो है समय लगता है इसमें। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। एलपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि परम शून्य ताप डैश पर जो है डैश को दर्शाता है। तो परम शून्य ताप हम किसको कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस को
परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप कहने का मतलब ये चीजें होता है कि उसके नीचे टेम्परेचर को जो है नहीं ले जाया जा सकता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसके नीचे हम नहीं ले जा सकते हैं। वहां पे क्या होता है कि किसी भी जीव का या किसी भी बैक्टीरिया का गति जो होता है वो शून्य हो जाता है, वहां पे कोई भी बैक्टीरिया पनप नहीं सकता है। तो -273 होता है, जो 0 से 273 क्या होता है कि कम होता है, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 0 से 273 डिग्री कम। तो शून्य से 273 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस जाएगा। इसलिए ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए इसमें ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन है जो आपको क्या है कि ऑप्शन बेस्ड जो है बनाना बेवकूफी है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या किया है कि ऑप्शन बेस पे तैयार नहीं किया है, लेकिन वन लाइनर्स जो है आपको तैयार करके हम इसमें रखे हुए हैं। लास्ट में ये चीजें हम आपको बता देंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वन लाइनर्स आपको हम क्वेश्चन इसमें एक एक करके बता देंगे। ठीक है, उसको एमसीक्यू के तौर पर ले जाना ही बेवकूफी है, तो उसको वन लाइनर के तौर पर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए क्रायोजेनिक कहता है, क्रायोजेनिक जो है डैश को दर्शाता है। देखिए क्रायोजेनिक क्या होता है कि वो लो टेम्परेचर होता है। क्या होता है, लो टेम्परेचर, क्रायोजेनिक। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। आप कहिएगा कि नहीं क्रायोजेनिक तो इंजन होता है, जो क्या होता है कि रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल क्रायोजेनिक एक इंजन होता है जिसमें क्या होता है कि ईंधन जो भरा जाता है वो बहुत लो टेम्परेचर पे भरा जाता है और उसमें लो टेम्परेचर बना करके ही रखता है, इसलिए उसको क्रायोजेनिक इंजन नाम दिया गया है। ठीक है, जेट में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, रॉकेट वाले में, ठीक है, इंजन होता है वो। तो क्रायोजेनिक इंजन होता है जो क्या करता है, काफी लो टेम्परेचर बना करके रखता है। तो क्रायोजेनिक का ही मतलब होता है लो टेम्परेचर, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि लगभग किस तापमान पे पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे भी जाते हैं। तो अधिकतम घनत्व जो होता है पानी का कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का महत्तम घनत्व माना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का महत्तम घनत्व माना जाता है। चलिए अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि सेंटीग्रेड से तापमान को क्या है कि मापने की यूनिट जो होती है सेंटीग्रेड होती है। तो वो है किसके नाम पे जो है ये रखा गया है सेंटीग्रेड, ये हमें जानना है। ठीक है, टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं नॉर्मली, सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड जो है नाम वो किसके नाम पे रखा गया है ये हमें इसमें जानना है। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखिए, पहला तक आता है कि केल्विन को टेम्परेचर में नहीं, हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं ना नॉर्मली। तो डिग्री सेल्सियस जो है किसके नाम पे रखा गया था, आपको बता देते हैं। करेक्ट आंसर ये फोर्थ नंबर हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि ताप शून्य के कहता है कि निष्पेक्ष में मान जो है कि कब पहुंचता है। तो देखिए आपको हम बता दिए हैं कि एब्सोल्यूट जीरो मतलब परम शून्य ताप कहिए उसको, तो वो कब पहुंचता है, -273 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है। -273 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या होता है कि एकदम परम शून्य ताप होता है, जहां पे क्या होता है कि आणविक गति या जो है कोई भी गति क्या होता है कि वहां पे रुक जाता है, कोई भी गति वहां पे नहीं होता है। वो क्या होता है कि एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य तापमान कहिए उसको। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक आपको कितना दे दिया है कि 78 डिग्री सेल्सियस यानी 78 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। इसको केल्विन पैमाने में ले जाना है। देखिए डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में ले जाना है तो 273 उसमें क्या कीजिएगा कि ऐड कर दीजिएगा। तो 78 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 डिग्री ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 351 केल्विन आ जाएगा। 351 केल्विन ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये फोर्थ नंबर 351 केल्विन एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है और पूछता भी है कभी कभी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कह देगा कन्वर्ट करने के लिए। तो केल्विन अगर रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए -273 कर देंगे और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कहेगा तो 273 जोड़ देंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सेल्सियस से कहता है कि केल्विन पैमाने पर जो है टेम्परेचर को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो आपको अभी बता दिए हैं कि डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन ले जाना है तो 273 जोड़ देंगे और केल्विन से अगर जो है डिग्री सेल्सियस ले जाना है तो 273 हम क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल्सियस से केल्विन में ले जाना है, सेल्सियस से केल्विन में। तो 273 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 273 को जोड़ देंगे। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 273 जोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो इन चारों में से देखिए आप बताइए कि टेम्परेचर का कौन सा जो है इसमें यूनिट नहीं है, ये हमें जानना है। देखिए फारेनहाइट भी जो है टेम्परेचर का यूनिट है ही,
ये सेकेंड नंबर का था कि पास्कल। पास्कल टेम्परेचर का यूनिट नहीं है, ये किसका है, दाब का। दाब का जो है ये मात्रक माना जाता है, यूनिट माना जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अच्छा चलिए, आपका जो है वो खत्म हो गया है क्वेश्चन। अब यहां से आपको हम क्या बता दिए हैं कि वन लाइनर्स जो है कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको हम बता देते हैं, जो वन लाइनर्स हमने बना दिया है। इसको जो है एमसीक्यू पे बनाना है, ऑप्शन बेस बनाना बेवकूफी है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है कि वन लाइनर्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते चलिएगा। देखिए इसमें आपको पहला नंबर क्या कह रहा है कि सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केलों पर जो है तापमान जो है कितने पर जो है दोनों इक्वल होते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कहता है कि 372 डिग्री सेल्सियस को 372 ने दिया है, हाँ 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के पैमाने में ले जाना है। तो 373 को अगर केल्विन में ले जाइएगा तो क्या कीजिएगा, इसमें 273 को ऐड कर दीजिएगा, वही ना ऐड किया गया है। तो ऐड करने के बाद कितना 645 जो है 1.5 जो है आपका क्या होगा कि केल्विन होगा। जेई के एग्जाम में रेलवे में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड जो होता है वो कितने फारेनहाइट के बराबर होता है। तो 32 फारेनहाइट के बराबर होता है। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 32 फारेनहाइट के बराबर होता है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देख लीजिए, अगला देख लीजिए, अगला कह रहा है कि 12 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था बताना है। तो 12 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ना बर्फ होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है बर्फ, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाइएगा तो क्या होता है कि वो द्रव में होता है, लिक्विड में होता है। तब तो आपको हम बता दिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का महत्तम जो है घनत्व होता है। तो ये चीज है वो क्या होगा कि जल में ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है। अगला देखिए, अगला नंबर ये कह रहा है कि 200 डिग्री सेल्सियस जो है डैश फारेनहाइट के बराबर है। तो 200 जो है डिग्री सेल्सियस जो है कितने फारेनहाइट के बराबर होगा, उसमें आप जोड़ दीजिए अपना कितना डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में ले जाइए, कन्वर्ट कीजिएगा तो वो 328 डिग्री फारेनहाइट होगा। कितना, 328 डिग्री फारेनहाइट होगा। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऐसे जो है सवाल इसमें है जो आपको हम दिखाते चलते हैं। देखिएगा अगला सवाल देख लीजिएगा इसमें कि उस ताप का मान कितना होगा, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर के सामान्य टेम्परेचर होता है। तो मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट होता है, यही होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देख लीजिए, ये भी जो है आपका क्या है कि एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है इसमें आपको क्या कि 273 डिग्री केल्विन जो होता है, 273 केल्विन का मान बताना है। तो 273 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो ये भी जो है पूछा जा चुका है। उसके बाद देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन दे दिया कि सेल्सियस और केल्विन के बीच जो है क्या होता है कि ताप में संबंध बता रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, सीधी सी बात है। तो यही चीज जो है इसमें दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इस सब का जो है अगर हम एमसीक्यू बनाते तो ये तो बेवकूफी ही ना था, इसलिए हमने क्या किया है कि वन लाइनर आपके सामने लेकर के आ गए हैं। देखिए उसके बाद आप देख लीजिए, ये चीज दे दिया है कि किस तापमान जो है पर जो है पानी का जो है तरल ठोस दोनों जो होता है क्या होता है कि बीमा जो है इक्वल होता है। तो देखिए पानी और ठोस जो है दोनों जो होता है किस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी और ठोस क्या होता है कि इक्वल होते हैं, और वहां उसके नीचे जब जाते हैं तो बर्फ जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि क्या दे दिया है, ये केल्विन। केल्विन के पैमाने पर जो है हिमांक बिंदु कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि हिमांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है कि 273.15 जो है केल्विन माना जाता है। तो यही चीजें तो इसमें दिखा दिया गया है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिएगा सारा सवाल, स्क्रीनशॉट कम से कम ले लीजिएगा इसको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट इसमें डाला गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, इतना जो है आपके लिए हम क्या किए थे कि वन लाइनर्स जो है क्वेश्चन बना दिए थे। इस सब का एमसीक्यू बनाना जो है थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। चलिए तो दोस्त इतने सारे जो है क्वेश्चन हिट से थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हिट से अगर आता है तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, इसी से आएंगे, ठीक है। तो अब दोस्त क्या कीजिए कि फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि आने वाली जितने भी वीडियो होगा दोस्त टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको काफी मदद भी करेगा एग्जाम में, ठीक है। और देखिए जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ERCB सर के नाम से टेस्ट एक्टिव है, अभी 94 जो है टेस्ट एक्टिव है, जाकर के इसको इंस्टॉल कीजिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त जाकर के टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है। अगर आपको टेस्ट देने में किसी तरह की समस्या होगी तो यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल लगाइएगा, हम आपको मदद कर देंगे कि कैसे टेस्ट देना है कैसे नहीं देना है, या किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो, ठीक है। तो जाइए फटाफट इंस्टॉल कीजिए और जाकर के क्या कीजिए कि टेस्ट दे दीजिए। बाकी ये सब का अगर पेपर लेना है
तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सब का पीडीएफ जो है आपको हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हमें क्या कीजिए दोस्त की इजाजत दीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे अगले दिन सेम टाइम पे इसी समय एक नए सेट एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।